और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका दायर की है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी। केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अदालत से फौरन सुनवाई का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले दिन यानी 22 मार्च को पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। ईडी दावा कर रही है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता थे। ईडी से पहले सीबीआई इस मामले में केस दर्ज कर चुकी है। जुलाई 2022 को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। बीआरएस विधायक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी अब तिहाड़ जेल में बंद हैं। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी ने कैप्रिकोरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय शुक्ला और संजय गोस्वामी के दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता स्थित ठिकानों पर छापे मारे। एजेंसी ने 2.54 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। इसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन से जब्त किया गया। आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण की जब्ती के साथ ईडी ने 47 बैंक खाते भी फ्रीज किए। और अब बात 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। पहले चरण में 102 सीटों में चुनाव होना है, जिसमें से 98 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन कल है। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से अपना प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। चुनावी रैलियों से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए अलग अलग जिलों में लोगों से संवाद करेंगे और सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देंगे। प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से होगी। योगी आदित्यनाथ 27 से 31 मार्च तक 15 जिलों में प्रस्तावित सम्मेलनों के जरिए भाजपा के लिए चुनावी जमीन तैयार करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बेहद आपत्तिजनक पोस्ट के बाद उपजे विवाद के बीच अभिनेत्री और लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत मंगलवार को दिल्ली पहुंची। कंगना ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हिमाचल प्रदेश की राजनीति और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता की आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को नोटिस थमाते हुए जवाब मांगा है। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उस पर उनका क्या कहना है। दुर्गापुर वर्धमान से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने चुनावी अभियान के दौरान ममता बनर्जी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बीजेपी नेतृत्व ने नाराजगी जताई है। जेपी नड्डा ने दिलीप घोष के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए पार्टी ऑफिस की ओर से पत्र जारी करके अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही साथ सुधारात्मक कदम उठाने की भी सलाह दी है। दिलीप घोष के बयान के बाद टीएमसी हमलावर है। दिलीप घोष के इस बयान को टीएमसी ने नारी अस्मिता से जोड़ते हुए पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। और भाजपा ने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों के नाम वाली इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। सूची के मुताबिक 7 केंद्रीय मंत्री भी एमपी के स्टार प्रचारक बनाए गए हैं।
पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 7वें चरण में चुनाव होंगे। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। टीएमसी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल किए हैं, जिनमें सबसे ऊपर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम है। लिस्ट में सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, पूर्व क्रिकेटर और उम्मीदवार यूसुफ पठान और अन्य को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। हालांकि इस लिस्ट में टीएमसी की फायर ब्रांड नेता मानी जाने वाली महुआ मोइत्रा को जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची जारी कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ की 4 और तमिलनाडु की 1 लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने 7वीं सूची में छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से बृजेश ठाकुर को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं तमिलनाडु की मयिलादुथुराई से आर सुधा को मैदान में उतारा गया है। अब तक पार्टी 194 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की केंद्रीय संसदीय कार्यकारी समिति की अहम बैठक आज मुंबई में होनी है। बैठक में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। ये बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र पवार की मौजूदगी में होगी। लोकसभा चुनाव में उतारे जाने वाले उम्मीदवारों के संबंध में चर्चा, निर्णय और चुनाव के लिए अन्य समितियां बनाई जाएंगी। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान की खबरों के बीच कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नई दिल्ली में बैठक की। इसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी को उनकी सीट मिलेगी और जल्दी ही इसकी घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के घटक दलों ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे पर समझौते को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। हालांकि आरजेडी ने पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहले ही कर दी है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के तहत बीजेपी ने सभी 17 और जेडीयू ने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एनडीए गठबंधन के तहत एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारत में 47 लोकसभा की सीटें अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हैं। राज्यवार देखा जाए तो फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 6 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन केवल ये 6 सीटें ही नहीं बल्कि जनजातीय वर्ग मध्य प्रदेश की अन्य सीटों पर भी सीधा असर डालता है। इस बार क्या है मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग के मुद्दे और राजनीतिक दलों के दावे वादे, ये देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में निवास करती है। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक पर राजनीतिक दलों का फोकस होना स्वाभाविक है। 1999 के चुनाव तक अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थीं, तब अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए 9 सीटें आरक्षित थीं। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद जब 2004 के चुनाव हुए तब तो 5 सीटें जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हुई, लेकिन उसके बाद 2009 के चुनाव से जनजातीय वर्ग की आरक्षित सीटों की संख्या 6 हो गई। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लिए शहडोल, मंडला, बैतूल, रतलाम, धार और खरगोन लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर आदिवासी बहुत बड़ा वोट बैंक है और बहुत बड़ा फैक्टर है। 6 सीटें मध्य प्रदेश में 29 में से आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटें हैं। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की लगभग 21% आबादी, मतलब 1.5 करोड़ मतदाता, लगभग ये जो 1.5 करोड़ मतदाता हैं ये पूरे प्रदेश में स्कैटर्ड फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और चुनाव के परिणामों की दिशा मध्य प्रदेश में तय करने में बहुत बड़ी भूमिका है आदिवासियों की। मध्य प्रदेश की 6 जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के पिछले चुनावों के परिणामों पर नजर डालें तो शहडोल सीट पर 1996 से लेकर 2004 तक के चुनावों में भाजपा जीती। 2009 में कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन 2014 से लेकर अब तक भाजपा का कब्जा है। उधर मंडला में भी 1996 से लेकर 2004 के चुनावों में भाजपा को जीत मिली। 2009 में कांग्रेस जीती और फिर 2014 से लेकर अब तक भाजपा का कब्जा है। बैतूल में तो 1996 से लेकर अब तक भाजपा ही जीतती आ रही है।
रतलाम सीट पर 1980 से 2009 के चुनाव तक कांग्रेस लगातार जीत रही है। 2014 में भाजपा के दिलीप सिंह भूरिया चुनाव जीते, लेकिन सांसद रहते दिलीप सिंह भूरिया का निधन होने के बाद 2015 में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने फिर रतलाम सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन 2019 के चुनाव में मोदी लहर में रतलाम सीट भाजपा ने जीत ली। धार में 1996 में तो बीजेपी जीती, लेकिन 1998 और 99 के चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 2004 में फिर से सीट बीजेपी के पास चली गई, तो 2009 में कांग्रेस ने फिर यहां से जीत हासिल कर ली। हालांकि 2014 से लेकर अब तक यहां भाजपा काबिज है। उधर खरगोन में 1989 से लेकर 1998 तक तो बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन 1999 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। 2004 में भाजपा के कृष्ण मुरारी मोघे चुनाव तो जीते, लेकिन बाद में लाभ के पद के मुद्दे पर उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। 3 साल बाद 2007 में उपचुनाव हुए, जिनमें भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार झेलनी पड़ी। इसके 2 साल बाद 2009 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। फिर भाजपा ने लगातार अगले 2 आम चुनाव साल 2014 और 2019 में जीत हासिल की। चाहे जनजातीय आयोग को संवैधानिक दर्जे का विषय हो, जनजातीय क्षेत्र की शिक्षा स्वास्थ्य के विषयों, सिकल सेल एनीमिया के विषय हो, पैसाइट के प्रावधानों, उनकी शिक्षा और शिक्षा के विषय हो, जनजातीय संस्कृति की बात हो, नायक नायिकाओं मान सम्मान प्रतिमान की बात हो, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर अब तो जनजातीय गौरव दिवस है। तो ऐसी ढेर सारे विशेष और विशिष्ट कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए किए। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पच्चीनों पर चलने वाली, उनके विचारों पर चलने वाली कांग्रेस इसको आदिवासी भाई बहन अपनी मात्र संस्था के रूप में देखते हैं। कोशिश जरूर की भाजपा ने 1-2 बार बरगलाने की, लेकिन अब उनकी समझ में आ चुका है कि अगर इनको हम सत्ता में लाएंगे तो हमारे युवाओं को घसीट कर रोड पर मार डालेंगे, हमारी बहन बेटियों को 10 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ देंगे, और जब गाड़ने वाला पता चलेगा तो भाजपा का कार्यकर्ता ही निकलेगा। मध्य प्रदेश की इन 6 आदिवासी सीटों पर इस बार भी मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा है। मंडला से इस बार भाजपा ने फिर मोदी सरकार में मंत्री और बड़ा आदिवासी चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे ओंकार सिंह मरकाम मैदान में हैं। धार से भाजपा ने वर्तमान सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर 2014 में चुनाव जीतने वाली सावित्री ठाकुर को फिर उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस बार यहां युवा चेहरा राधेश्याम मोबाइल को मैदान में उतारा है। खरगोन में भी कांग्रेस ने युवा आदिवासी चेहरा पोरलाल खरते पर दांव लगाया, तो वहीं भाजपा ने सिटिंग एमपी गजेंद्र पटेल को एक बार फिर मैदान में उतारा है। बैतूल से कांग्रेस और भाजपा ने अपने पिछले चुनाव के चेहरों पर ही दोबारा भरोसा जताया है। यहाँ पिछला चुनाव हार चुके आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम और दुर्गादास उइके के बीच फिर मुकाबला है। शहडोल में भाजपा ने सिटिंग एमपी हिमाद्री सिंह को फिर टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने फुंदेलाल मार्को को उम्मीदवार बनाया है। उधर रतलाम सीट से भाजपा ने राज्य के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है। और चुनाव के लिए गठबंधनों में रस्साकशी अभी भी जारी है। पंजाब में बीजेपी ने सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच कर्नाटक में जेडीएस ने 3 उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। देश भर में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। सभी दल अपनी तैयारियों को धार देने में लगे हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी जारी है। भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों की 6ठी सूची जारी की। सूची में राजस्थान के लिए 2 और मणिपुर के लिए 1 उम्मीदवार का नाम घोषित किया है। पार्टी ने करौली धौलपुर से इंदु देवी जाटव, दौसा से कन्हैयालाल मीणा और इनर मणिपुर से धौना ओजम बसंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने 543 सदस्यीय लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 401 सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा के साथ साथ अन्य दल भी उम्मीदवारों के नाम घोषित करते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार उतारने के साथ साथ विभिन्न राज्यों में दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी मंथन जारी है। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना एनसीपी में सीटों को लेकर लगभग सहमति हो चुकी है। इसकी घोषणा 28 मार्च को संयुक्त प्रेस वार्ता में होगी। उधर महाविकास अघाड़ी में खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार रात शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बावजूद एमवीए में सीटों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही।
एमवीए की सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी बार बार अल्टीमेटम दे रही है कि गठबंधन सीटों पर स्थिति साफ करें। हालांकि कांग्रेस कह रही है अभी समय है। थोड़ा सा इलेक्शन का एक जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका तब लगा जब उसके नेता नामदेव उसेडी भाजपा में शामिल हो गए। उनकी गिनती पार्टी के बड़े नेताओं में होती थी और वो विधायक भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में भाजपा सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतर रही है तो पंजाब में वो अकेले ही ताल ठोकेगी। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ पार्टी जनता के पास जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। पंजाब में पार्टी को उस समय और बल मिला जब कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पंजाब के विकास के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को सराहा। ये बात कोई पार्टी की नहीं है, बात अभी लोग चाह जब मोदी जी को रहे हैं, उनकी सरकार 10 साल से आगे भी आप सब जगह यही है भी मोदी जी बिल्कुल क्लियर मैंडेट से, मेजॉरिटी से वो आ रहे हैं, तो हम पंजाब वाले क्यों पीछे रहें? क्यों ना हम उस यज्ञ में अपना योगदान भी दें और उसमें से अपने पंजाब के लिए कुछ ना कुछ लेके जाएं। दक्षिण में पूरे दमखम से चुनावी मैदान में कूद रही भाजपा कर्नाटक में जेडीएस को साथ लिए हुए है। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद बताया कि उनका दल 3 सीटों पर लड़ेगा, बाकी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार मैदान में होंगे। कुमारस्वामी एनडीए उम्मीदवार के रूप में मांड्या से चुनाव लड़ेंगे। हासन से जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना एनडीए के उम्मीदवार होंगे। चुनावी गहमागहमी तमिलनाडु में भी बढ़ती जा रही है। राज्य में सत्ताधारी डीएमके के खिलाफ भाजपा चुनाव आयोग पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर भाजपा ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। स्टालिन सरकार में अनीता आर राधाकृष्णन ने पीएम के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, जिस पर भाजपा बिफरी हुई है। कई दलों के नेताओं के बेहुदा बयानों से नाराज भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। कई प्रदेशों से वक्तव्य आना शुरू हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग को हमने कहा कि इसको आप सही समय पर इन वक्तव्यों के प्रति एक कड़ी भूमिका लेना जरूरी है और चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसमें ध्यान देंगे। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष के एक बयान पर तृणमूल कांग्रेस आक्रामक हो गई है। टीएमसी ने ममता के खिलाफ दिए गए बयान पर कार्रवाई की मांग की है। उनके पार्टी में उनका बेइज्जती हो रहा है, उसका प्रोटेस्ट करने का वो दम दिलीप घोष के नहीं है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो अभी ममता दीदी के बारे में ये लूज टॉक कर दिया है, उसको क्षमा मांगना चाहिए। जैसे जैसे मतदान की तारीखें पास आ रही हैं, सियासी दौड़ भाग लगातार बढ़ रही है। चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नतीजों के दिन किसके हाथ क्या आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बता दें कि रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष महाराज स्वामी स्मरणानंद जी का कोलकाता में निधन हो गया है। उन्होंने 95 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। महाराज स्वामी स्मरणानंद जी लंबे समय से कोलकाता के अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से उनके भक्तों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के श्रद्धेय अध्यक्ष श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज ने अपना जीवन आध्यात्मिकता और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अनगिनत दिलों और दिमागों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी करुणा और बुद्धिमत्ता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वर्षों से मेरा उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। मुझे 2020 में बेलूर मठ की अपनी यात्रा याद है, जब मैंने उनसे बातचीत की थी।
कुछ हफ्ते पहले कोलकाता में भी मैंने अस्पताल में जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मेरी संवेदनाएं बेलूर मठ के अनगिनत भक्तों के साथ है। ओम शांति। और अब अगली खबर। अमेरिका के बाल्टीमोर में पुल ढहने की घटना में सभी 6 श्रमिकों को मरा हुआ माना जा रहा है। ब्राउनर बिल्डर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफरी प्रिट्जकर ने कहा है कि कंपनी के 6 कर्मचारियों को मृत मान लिया गया है, जबकि 1 कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चालक दल पुल पर निर्माण कार्य कर रहा था जब टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पुल ढह गया। कोस्ट गार्ड रियर एडमिरल शैनन गेलरेथ ने कहा है कि लंबे समय तक चले राहत अभियान और पानी के तापमान के आधार पर उन्हें उम्मीद नहीं है कि कोई जीवित बचा होगा। अमेरिका के मैरीलैंड प्रांत के बाल्टीमोर में पटाप्सको नदी पर बना ऐतिहासिक फ्रांसिस स्कॉट के पुल मंगलवार देर रात तकरीबन 1:30 बजे सिंगापुर के ध्वज वाले मालवाहक जहाज डाली से टकराने से गिर गया। राहत और बचाव कार्य को बुधवार की सुबह तक रोक दिया गया है। और अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने एक हॉटलाइन नंबर 1-202-717-1996 जारी करके कहा है कि दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों जिन्हें सहायता की आवश्यकता है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं।